Please subscribe the channel and hit the bell icon. Hello everyone, welcome to Singh's Learning and my name is Satvinder Singh and today's topic is writing chemical formula. Means आपको कोई एक केमिकल कंपाउंड का नाम दिया होगा और आपने उसका केमिकल फॉर्मूला बताना होगा। तो जिसने लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड किए तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देना चाहता हूँ कि केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। केमिकल फॉर्मूला एक केमिकल कंपाउंड को हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी केमिकल कंपाउंड को अगर उसको उसकी सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला। ओके, अब यहां पे आपने काफी जगह पे इसके बारे में सुना होगा, लेकिन केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है उसके जो रेडिकल्स होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उनकी वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बेसिस पे लास्ट लेक्चर था फॉर्मूला एंड रेडिकल्स। ओके, तो वो आपने जिसने लेक्चर नहीं देखा उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। एटलीस्ट वो लेक्चर और उससे पहले वाला लेक्चर जो है वैलेंसी एंड वेरिएबल वैलेंसी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आगे भी यूज होते हैं, तो इसलिए वो लेक्चर्स जरूर देख लेना। कुछ उनके कंपोनेंट्स है, क्योंकि आप ये लेक्चर देख रहे हो तो ये भी आपके लिए वर्देबल होना चाहिए, तो इस वजह से आपको मैं थोड़ा वो कंपोनेंट जो है, थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे मैं रिमाइंड करवाता जाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला में क्या करेंगे, हम केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे किसी एक केमिकल कंपाउंड का, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो मेन जो मेथड वहां पे हम डिस्कस करते हैं वो क्या है, क्रिस क्रॉस मेथड। ये सीबीएसई और आईसीएसई, 9th क्लास सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसमें हम एक केमिकल फॉर्मूला को बनाना सीखते हैं। ओके, सो इससे मैं अभी यहाँ पे पूरा लाइन वाइज जो है स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करूंगा, किस तरह से हमने कोई केमिकल फॉर्मूला बनाना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड आपको दिया है, ऐसे दिया होगा आपको, ओके, वर्ड फॉर्म में। आपने उसको केमिकल सिंबॉलिक फॉर्म में बनाना होगा, तो कैसे बनाना है, सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या रखना है, जो बेसिक रेडिकल है, बेसिक रेडिकल को क्या रखना है, शुड बी एट फर्स्ट position. Okay, then acid radical should be at second position। अब इसको समझते हैं कैसे। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं लगाया उसको ये नहीं पता होगा कि बेसिक रेडिकल क्या होता है और एसिड रेडिकल क्या होता है। आपने सिंपल फॉर्म में समझना है, क्या जो पॉजिटिव आयन होगा, इन दोनों में जो पॉजिटिव आयन होगा उसको हम बेसिक रेडिकल बोलेंगे, और जो नेगेटिव आयन होगा उसको हम एसिड रेडिकल बोलेंगे। अब इनके पीछे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि कोई बेस होता है, बेस किसको बोलते हैं, जो OH नेगेटिव आयन डोनेट करे। ठीक है, तो जो OH नेगेटिव आयन देगा उसके साथ में जो लगा हुआ होगा किसी कंपाउंड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। जैसे यहां पे NaOH है, NaOH हमें क्या देता है, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ऐसे टूट जाता है, और इसमें से जो OH नेगेटिव आयन दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल या बेस रेडिकल। ओके, तो यहां पे हमारे पास जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनको क्या बोल देते हैं हम, बेसिक रेडिकल्स। क्लियर, तो यहां पे हमारे पास कैल्शियम क्या आ जाएगा, बेसिक रेडिकल। यहां तक क्लियर है सभी को, चले आगे। अब उसके बाद क्या था,
क्या था हमारे पास, एसिड रेडिकल। एसिड रेडिकल क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं उनको क्या बोलते हैं, एसिड, और उनके साथ जो लगे होते हैं उनको क्या बोलेंगे, एसिड रेडिकल्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी एग्जांपल ले लो, HCl की ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, ओके। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन किसने दिया, Cl नेगेटिव आयन ने, ठीक है। H पॉजिटिव आयन किसने रिलीज किया, किसने छोड़ा, Cl नेगेटिव ने छोड़ दिया। तो यहां पे Cl नेगेटिव क्या कंसीडर करेंगे हम, एसिड रेडिकल। मतलब नेगेटिव आयन को हम क्या 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 कंसीडर करेंगे, एसिड रेडिकल। तो यहां पे हमारे पास नेगेटिव आयन कौन सा है, ऑक्साइड। क्या होगा, ऑक्सीजन। बताओ यहां तक क्लियर है सभी को। अगर आपको नहीं भी याद रहता तो क्या करोगे, आपके पास ये फॉर्मूला जो है कंपाउंड का, ये जो नाम जो है वो दिया हुआ है। अब उसका आपने क्या करना है, जो पॉजिटिव आयन होगा उसको पहले लिखना है, और जो नेगेटिव आयन बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, वो उसको बाद में लिखना है। क्लियर। अब सेकंड, साथ ही साथ इसके क्या करना है, आपने इसकी वैलेंसी भी लिख देनी है। तो कैल्शियम की वैलेंसी यहां पे हमारे पास क्या होगी, +2, और यहां पे इसकी क्या होगी, -2। अब ये कैसे निकालनी है, ये कैसे निकालनी है, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखे, वैलेंसी एंड वेरिएबल वैलेंसी का लेक्चर नहीं देखा, वो जरूर देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, ओके। तो वहां से आप सीख जाओगे कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो यहां से वो चार्ज भी उसके ऊपर उनकी वैलेंसी की वजह से आ रहा है, ओके। सेकंड स्टेप क्या है, राइट देयर वैलेंसीज डाउन साइड। मतलब उनके नीचे जो है उनकी वैलेंसी लिखनी है। तो क्या होगा, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। वैलेंसी का मतलब जिसको नहीं समझ आया वो क्या होती है, उसकी कंबाइनिंग पावर, ठीक है। किसी की कितनी कंबाइनिंग पावर है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन वो आउटर मोस्ट शेल से डोनेट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इस वजह से उसकी वैलेंसी कितनी है, 2। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, इस वजह से उसकी वैलेंसी कितनी है, 2, ओके। तो पहले सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, थर्ड स्टेप है हमारे पास, इनकी क्या करनी है, इनकी वैलेंसी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा उससे हमने इनकी वैलेंसी को डिवाइड कर देना है। जैसे यहां पे देखो, कैल्शियम की 2 है और ऑक्सीजन की भी 2 है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, उसकी जो वैलेंसी होंगी, उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे क्या है यहां पे, पहले तो लिख देते हैं, डिवाइड देयर वैलेंसीज बाय देयर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके, HCF। तो क्या होगा, इनका कॉमन फैक्टर कौन है, 2। जैसे रेशियो निकालते हो ना आप, तो ऐसे रेशियो निकालनी हमने। तो क्या आएगा, इनको 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो क्या आएगा, कैल्शियम का 1 और ऑक्सीजन का 1। बताओ यहां तक क्लियर है सभी को, स्पेस कम है, देख लो, ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, इंटरचेंज देयर वैलेंसीज। हमने क्या करना है, इंटरचेंज कर देनी है इनकी वैलेंसीज, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसीलिए तो इसका नाम है क्रिस क्रॉस मेथड, क्रॉसिंग करनी है हमने यहाँ पे, ओके। और इनकी जो वैलेंसी होगी, इंटरचेंज करने के बाद उनकी जो वैलेंसी होगी उसकी पार्ट पहले तो ऊपर थी ना, अब क्या करनी है, उनकी पार्ट जो है नीचे लगानी है हमने, राइट साइड नीचे की तरफ लगानी है। सो इंटरचेंज देयर वैलेंसीज and write it at the right side, at the right downside of each। मतलब सभी के, दोनों के डाउन साइड, राइट साइड पे लिखनी है। मतलब क्या होगा, कैल्शियम जो है इसके डाउन साइड 1 और ऑक्सीजन जो है 1। अगर तो सेम है, पहली बात तो सेम का तो हम यहाँ पे कवर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब
CaO इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहां पे लिख देता हूं मैं, CaO इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ द गिवन केमिकल कंपाउंड। अब जिनको तो समझ आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ आया तो यहाँ पे और एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं हम यहाँ पे डिस्कस। ये नोट कर लिया ना? चलो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं। इनकी एग्जाम्पल लेने से आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो क्या है हमारे पास, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड में क्या आएगा आपके पास, अब जिसमें पॉजिटिव आयन होगा वो पहले लगा देंगे और नेगेटिव आयन को बाद में। ठीक है, तो क्या आएगा, Na, उसके साथ चार्ज भी लिखना है। ठीक, यहां तक क्लियर है सभी को? सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप था इनकी वैलेंसी नीचे लिखनी है विदाउट साइन। क्लियर? अब इनकी अगर वैलेंसी तो है 1, ठीक, तो यहां पे हमने कोई भी इनका HCF निकालने की जरूरत नहीं है। अगर वैलेंसी 1 से ग्रेटर है तो इनका अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो निकालना है, उससे डिवाइड करना है, अदरवाइज सीधा ही चलते रहना है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। सेकेंड स्टेप तो होता नहीं है क्योंकि HCF तो इनका है नहीं, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा हमारे पास, Na डाउन साइड लिखना था राइट साइड, तो क्या आएगा 1Cl1। तो अगर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आएगा NaCl। दैट इज द रिक्वायर्ड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब इसमें क्या है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो उसको पहले रखा, कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, +2। ठीक, हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं OH को, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। ठीक, पहला स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद Mg, अब यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, विदाउट एनी साइन लिख देंगे हम। OH की वैलेंसी जितना इसके ऊपर चार्ज है वही इसकी वैलेंसी है 1, विदाउट एनी साइन हम लिख देंगे। अब इनका कॉमन फैक्टर कुछ नहीं आ रहा तो सीधा क्रॉसिंग करेंगे, तो क्रॉस किया तो क्या आएगा हमारे पास, Mg1OH होल ट्वाइस। ओके, तो इसको 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो MgOH होल ट्वाइस। ये आपका क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिक्वायर्ड केमिकल फॉर्मूला। अभी और डिस्कस करते हैं, जैसे देख लो भाई, ये क्रॉसिंग ही हो रही है अभी, तो थोड़े से आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स इसकी डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। ओके, सो नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या देखते हैं। एल्यूमिनियम में क्या है हमारे पास, देखो एल्यूमिनियम पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, हो जाता है +3। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, -2। सो सेकेंड स्टेप इज एल्यूमिनियम 3O2। क्लियर है सभी को, क्रॉसिंग की। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा, Al2O3। सभी को क्लियर है, नहीं क्लियर हुआ अभी भी, हाँ या हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक क्या होता है हमारे पास, आयरन के ऊपर इसकी वैलेंसी लेते हैं +3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो है 2। ओके, सो Fe3O2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि यहाँ पे HCF आ नहीं रहा, यहाँ पे कॉमन इनका फैक्टर नहीं है, 1 नहीं है। ओके, सो Fe2O3। ठीक है, सभी को क्लियर है, दैट इज अ रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब जिनको तो समझ आ गया ठीक है, जिनको अभी भी समझ नहीं आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करो। ठीक है, इस वीडियो को रिवाइंड करो, सीरियसली बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला समझना बहुत
ज़रूरी है आपके लिए। ओके, मैं आपको यहाँ से इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैंने नेक्स्ट टॉपिक भी करवाना, वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, इसके रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, पहले सॉल्व करना। उसी का साथ में उनके नीचे एक और PDF होगी जिसमें मैंने सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, वो भी आप कर सकते हो। पहले आपने ऑनेस्टी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, उसके बाद उनका जो है सॉल्यूशन देखना है। ओके, चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कितने में से कितने सही हुए। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेमिंग सर्टेन कंपाउंड्स। अब इसमें क्या करेंगे, देखो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला दिया होगा और उसका नाम लिखना होगा आपने। ठीक है, मतलब पिछले जो टॉपिक किया था उससे बिल्कुल उल्टा हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कुछ इनमें कोई एक सिस्टेमेटिक रूल नहीं चलता, इसमें काफ़ी इनको मेथड्स को हमने डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग मेथड है, अलग अलग कंपाउंड के नाम उनके बनते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो पहले क्या है हमारे पास, अगर मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड है, मतलब क्या है कि कंपाउंड के अंदर जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अंदर एक मेटल हो और दूसरा क्या हो, नॉन मेटल हो। जो रेडिकल्स हो उसमें एक मेटल हो और दूसरा क्या हो, नॉन मेटल हो। तो आप कैसे निकाल पाओगे, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं Ca3N2। ओके, Ca3N2, इसके केस में आपको कैसे पता चलेगा कि इसका नाम क्या है? हाँ, आप ऐसे तो कह नहीं सकते कैल्शियम नाइट्रोजन कुछ भी ऐसे करके, या ट्राई कैल्शियम डाई नाइट्रोजन ऐसे करके तो नहीं बोल सकते। ऐसे तो आप कॉमनली समझाने के लिए बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल नेम तो इसका ऐसा नहीं है। तो कैसे याद करेंगे, देखो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि कैल्शियम, जो भी आपका जो मेटल होगा ना उसका नाम पहले लिखना है। तो कैल्शियम, इसको एज इट इज लिख दिया। ओके, देन आपने क्या करना है, नॉन मेटल का नाम लिखना है। नॉन मेटल क्या है, नाइट्रोजन है। जिनको नहीं पता कि मेटल और नॉन मेटल क्या होती हैं, पता कैसे चलेगा आपको, अगर पीरियोडिक टेबल है तो ठीक है, अगर पीरियोडिक टेबल नहीं है उसका भी लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, उसका भी लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप नेट से कहीं पे भी देख सकते हो। सो क्या करोगे आप, कैल्शियम जो है वो मेटल है, लेफ्ट साइड वाले जो होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में वो क्या है, मेटल से, और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, नॉन मेटल से है। ठीक है, सो एक्सट्रीम राइट साइड जो होंगी। अब यहाँ पे क्या है, कैल्शियम जो होगा वो लेफ्ट साइड पे आता है या मिड में आता है, तो यहाँ पे वो क्या है, मेटल है, उसको एज इट इज लिख देंगे। नाइट्रोजन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। अब उसको क्या लिखेंगे, देखो नाइट्रोजन को क्या से लिखेंगे, नाइट्राइड, मतलब उसका सफिक्स क्या लगेगा, IDE। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मतलब क्या है, आपके पास कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जिसमें मेटल भी हो और नॉन मेटल भी हो, तो आप क्या करोगे, पहले मेटल को लिखोगे, देन क्या लिखोगे, नॉन मेटल को विद उसका सफिक्स। सफिक्स का होता है मतलब पीछे वाला जो वर्ड है। ठीक है, एक नाम के जो पीछे वाला प्रीफिक्स होता है, आगे वाला नाम। ठीक है, सो क्या है हमारे पास, कैल्शियम नाइट्राइड इसका एक्चुअल नेम है। समझ आया सभी को? अब जो नेक्स्ट है उसमें क्या करेंगे, अगर दोनों ही नॉन मेटल्स हो, इफ बोथ आर नॉन मेटल्स, कंपाउंड, मतलब क्या, दोनों ही जो है कंपाउंड के फॉर्मूला के अंदर नॉन मेटल हो। जैसे क्या है हमारे पास, एग्जांपल लेते हैं PCl3 या PCl5। फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है। ठीक है, इसमें भी। अब इसके केस में हम कैसे इनका नाम लिखेंगे, तो क्या करना है आपने, पहले तो फॉस्फोरस लिख दिया, इसके लिए ऐसे कुछ भी नहीं है, जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन मेटल्स लगी होंगी उसको आपने बाद में लिखना है। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, फॉस्फोरस, तो कितनी क्लोरीन है, 3, तो इसके लिए ट्राई लिखेंगे, ट्राई, देन क्या लिख देंगे, क्लोराइड। ये इसका नाम आ गया। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड।
ठीक है। नेक्स्ट इज PCl5, इसके लिए क्या आएगा, फोस्फोरस, कितनी क्लोरीन है, 5, तो उसके लिए क्या आएगा, पेंटाक्लोराइड। अगर 4 आती हैं तो टेट्रा आ जाएगा, अगर 2 आती हैं तो डाई आ जाएगा, वो वैसे ही चलेगा काम, ठीक है। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ठीक। चलिए आगे। अब जो नेक्स्ट है इसमें क्या है, अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स हो, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन भी लगी हो, तो उसके केस में आप कैसे उनकी नेमिंग करोगे। तो उसके केस में हमारे पास बहुत अच्छा सा मेथड है, लेकिन वो फिक्स मेथड नहीं है, ठीक है। डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स लगी हुई हैं, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उनका जो नाम होगा वो चेंज करते जाएंगे। तो जिसका आप कह सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, NaClO, ठीक है, NaClO। अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 से कम है, क्या है, 2 से कम है, तो नाम क्या बनेगा, सोडियम हाइपो। तो यहां पे प्रीफिक्स क्या लग गया, हाइपो, देन क्लोराइड। क्लियर है सभी को। यहां पे हमारे पास प्रीफिक्स लग जाएगा हाइपोक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट इज सोडियम। यहां पे अगर आपके पास 2 ऑक्सीजन लग जाती है तो यहां पे हाइपो हट जाएगा, सीधा क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सो सोडियम क्लोराइड। तो आप सीधा याद रख लो कि इस केस में हमारे पास सफिक्स आइट आ जाएगा। तो वैसे तो ऊपर भी था लेकिन यहां पे भी आ जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर सोडियम साथ में 3 ऑक्सीजन लग जाती है तो क्या आएगा, यहां पे हमारे पास सफिक्स लगेगा, तो क्या आएगा, सोडियम क्लोरेट, ठीक है। यहां पे हमारे पास सफिक्स क्या आएगा, 8। अगर 1 ऑक्सीजन और बढ़ा देते हैं, NaClO4, तो क्या आएगा हमारे पास, सोडियम परक्लोरेट, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, पर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा मेथड है, ठीक है। चलिए आगे। सो नेक्स्ट मेथड इज नेमिंग ऑफ एसिड्स। अब नेमिंग ऑफ एसिड्स में अगर तो है बाइनरी एसिड्स, ठीक है, तो उसके केस में जैसे हमारे पास HCl हो जाता है, ठीक है। इसके केस में क्या करेंगे हम, प्रीफिक्स लगेगा हाइड्रो, ठीक है, और लास्ट में सफिक्स जो लगेगा वो क्या होगा, इक एसिड, ठीक है। तो क्या आएगा, हाइड्रो, साथ में क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरिक, इक आ गया ना, साथ में एसिड, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास मेथड है। इसमें और एग्जांपल जैसे HF आ जाता है, तो क्या आएगा, हाइड्रो फ्लोरिक एसिड, ठीक है। ये यहां पे एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, ये एग्जांपल्स है। इसके बाद अगर आता है हमारे पास पॉलीएटॉमिक एसिड्स, ठीक है, जैसे क्या है हमारे पास H2SO4, तो यहां पे हमारे पास हाइड्रो नहीं लगेगा, इसका जो नेम होगा या इसका सफिक्स जो होगा वो सेकंड कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा जो साथ में हाइड्रोजन के लगा हुआ है। तो इसमें क्या आएगा, सल्फ्यूरिक, ठीक है। ये तो लगेगा ही लगेगा साथ में, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, सफिक्स रह जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर यहां पे एक और बात समझने वाली है, अगर यहां पे ऑक्सीजन जैसे 4 लगे हुए हैं या जितने भी लगे हुए हैं, अगर 1 ऑक्सीजन कम हो जाता है तो क्या लग जाएगा हमारे पास, सल्फ्यूरस एसिड, ओके। H2SO3 अगर रहता है तो क्या होगा हमारे पास, सल्फ्यूरस, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास सफिक्स चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें थोड़ी सी समझने वाली हैं, ओके, याद करने वाली है।
अब ये है ट्रिवियल नेम्स। ओके, सो ट्रिवियल नेम्स इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम्स भी बोल देते हैं, कॉमन नेम्स। ठीक है, ये कोई भी मेथड फॉलो नहीं करते, ये कोई भी मेथड फॉलो नहीं करते। तो जैसे यहां पे एग्जांपल लेते हैं हम NH3, ठीक है, इसको क्या बोलना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, तो नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड या हाइड्रोजन कुछ भी कह लो, लेकिन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। तो इसका ये कॉमन नेम है, जैसे क्या है H2O है, इसको क्या बोलना चाहिए, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, वाटर। सो दीज आर द कॉमन नेम्स। ओके, तो इनके लिए कोई भी सिस्टम ऑफ रूल नहीं फॉलो होता। सो इस मेथड में हमने क्या करना है, कैलकुलेट करनी है वैलेंसी विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला। कि केमिकल फॉर्मूला अगर आपको मिल जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक गिवन रेडिकल में उसकी वैलेंसी कितनी है। देखते हैं वो कैसे करेंगे। अब पहले तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव करके देखते हैं। ठीक है, सो क्या है हमारे पास, जैसे एग्जांपल पहले भी हमने की है काफी सारी, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थी अभी की हमने। ठीक है, तो उसकी देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। एल्यूमिनियम पहले लिखेंगे, ऑक्सीजन बाद में लिखेंगे हम। ठीक है, ये तो पता है ना। अब इसकी इसका चार्ज कितना था, +3 और इसका -2, ये हमें वैलेंसी पता थी इनकी। ओके, सो Al+3, सॉरी अकेला 3 लिखेंगे और ऑक्सीजन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, Al2O3, ये फॉर्मूला बना था। अब आपको क्या दिया होगा कि फॉर्मूला दिया होगा ऐसे करके। ठीक है, जैसा यहां पे रूल अप्लाई किया है बिल्कुल इससे उल्टा अप्लाई करेंगे। क्या किया, पहले तो हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, यहां पे हमने क्रॉसिंग की थी, दोबारा क्रॉसिंग करो, क्या आएगा, इसकी क्रॉसिंग कर देते हैं, Al3O2 बन गया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, इनकी ही वैलेंसी इनको बना दिया। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे ये पहले चेक आउट कर लेना कि यहां पे इनका कोई हमने वो HCF तो नहीं कॉमन कट किया, नहीं किया, कॉमन आ ही नहीं रहा कुछ भी इसमें। अगर हम करना भी चाहें तो क्या आएगा, इसका हमारे पास Al का कितनी वैलेंसी आ जाएगी, 3 और ऑक्सीजन की 2। एक एग्जांपल और लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। NO2 इसके केस में लेते हैं। सो नाइट्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, इसका 1 इसका 2। ठीक, अब हम क्या करना चाहते हैं, पहला रूल क्या था, यहां पे क्रॉस कर दिया था ना, इनकी जो ये सब्सक्रिप्ट है इनको क्रॉस कर दिया था, तो क्या N2O1 हो गया। अब यहां पे क्या आ रहा है कि अगर ये 1 आ रहा है, हमें पता है यहां पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी, 2, तो यहां पे भी 2 है, 2 ही आई है ना। अगर इससे चेंज होकर आती, एक की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक की आपको वैलेंसी पता होगी एक तरह से आपको। तो यहां पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, आई कितनी है, 1, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, N4O2। तो यहां से आपके पास ये आ गई कि नाइट्रोजन की वैलेंसी यहां पे कितनी यूज हुई है, 4। हमें तो पता था कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो यहां पे 4 की यूज की गई है। ठीक है, तो कुछ आपको अगर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसके बेसिस पे पूछे जाएंगे, कुछ एक्सेप्शनल बेसिस के जो क्वेश्चन होंगे उनको आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड टुडे। अगर आपको ये लेक्चर में कुछ सीखने को मिला हो, तो अगर आपको कोई डाउट भी लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। ओके, और साथ ही साथ अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती जाए। ओके।